आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनिल कौशिक, गांव गिलोड़ खुर्द, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं 10वीं कक्षा के गणित विषय के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उपविषय पर। आइए 13.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब क्वेश्चन संख्या 2 का हल करते हैं 13.1 का। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है देखिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं कि दिया क्या क्या है। क्या दिया है? बर्तन के गोलाकार भाग की त्रिज्या। ये जो बर्तन बनाया गया है, नीचे क्या है? नीचे एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक बेलनाकार बर्तन रखा गया है। बेलनाकार भाग है, ये पूरा एक बर्तन है। इसका ऊपर वाला भाग बेलनाकार है और नीचे वाला भाग क्या है? गोलाकार है, अर्धगोला है। तो देखिए, बर्तन के गोलाकार भाग की त्रिज्या क्या दिया गया हमें? बर्तन के गोलाकार भाग की त्रिज्या दी गई है हमें। क्या होगी? व्यास का आधा, व्यास बटे 2, और त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास क्या दे रखे हैं हमें? यहां से यहां तक का ये व्यास है। ये जो है, ये पूरा यहां से यहां तक का व्यास है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 14/2। ये 14 सेंटीमीटर है, तो कितनी आ जाएगी त्रिज्या? 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बर्तन के गोलाकार भाग की त्रिज्या दी गई है हमें। और अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना है? टोटल का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो गोलाकार भाग की भी, अर्धगोलाकार भाग की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी? देखिए ध्यान से। ठीक इसी प्रकार अगर हम बेलनाकार भाग की त्रिज्या देखें, ये देखिए, बेलनाकार भाग की त्रिज्या और गोलाकार, अर्धगोलाकार भाग या गोलाकार भाग की त्रिज्या जो है वो, ये जो अर्धगोलाकार भाग है इसकी त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर है और गोलाकार, इसकी बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम अगर बेलनाकार भाग की त्रिज्या लिखें, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, तो वो भी क्या है? 7 सेंटीमीटर ही है। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई और बर्तन की कुल ऊंचाई। तो देखिए, सबसे पहले हम बर्तन की कुल ऊंचाई जो हमें दी गई है वो देखते हैं कि बर्तन की कुल ऊंचाई क्या दी गई है हमें? 13 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमें निकालनी है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ध्यान से समझना, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हम कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, हमें यहां से लेकर और नीचे तक की, यहां तक की ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो
जब पूरी ऊंचाई हमें 13 सेंटीमीटर दी गई है और ये भी क्या है, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या है। अगर हम इस पूरी ऊंचाई में से 13 सेंटीमीटर में से ये 7 सेंटीमीटर घटा दें तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास ये h। बेलन की ऊंचाई क्या आ जाएगी, h आ जाएगी। किस तरह से, 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। कैसे आया ये 6 सेंटीमीटर, या h का मान कैसे आया बेलन की ऊंचाई, यह आएगी कुल ऊंचाई या कुल बर्तन की ऊंचाई घटा क्या आ जाएगी ये, इसकी आप ऊंचाई भी कह सकते हैं अर्धगोलाकार भाग की या अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। तो इस तरह से घटने के बाद क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब ध्यान से समझिए कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना हमें, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ध्यान से समझना कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा। देखिए, जब हम अंदर की साइड का इसका क्षेत्रफल देखेंगे, एरिया देखते हैं, तो यहां पर अर्धगोला और बेलन जुड़े हुए हैं। ये भाग जो है दोनों का जुड़ाव है, लेकिन दोनों ही खोखले हैं। इस तरह से अंदर की तरफ यहां पर भी कोई भी पृष्ठ नहीं बनेगा। आंतरिक पृष्ठ देखना है हमें, तो आंतरिक पृष्ठ कौन सा पृष्ठ बनेगा, बेलन का आंतरिक पृष्ठ भी वक्र पृष्ठ होगा। ये वाला, ये जो पृष्ठ होगा अंदर की तरफ, ये बेलन का होगा। और इसी तरह से अर्धगोले का भी कौन सा पृष्ठ बनेगा, वक्र पृष्ठ ही बनेगा, आंतरिक पृष्ठ। तो दोनों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा, बेलन का भी और अर्धगोले का भी। तो इस तरह से जब हम पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का, अर्धगोले का और बेलन का, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस तरह से जब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है तो बेलनाकार भाग का क्या निकलेगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कंप्लीट निकलाएगा। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलनाकार भाग है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr h प्लस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr²। अब यहां पर हमें पता है कि r किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर है। h किसके बराबर है, हमने निकाला था, h 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसमें हम रख देंगे दोनों मान, तो यह आ जाएगा, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं 2πr और यहां पर क्या आ जाएगा, h प्लस r। तो इस तरह से अब हम मान रखते हैं इसमें 2π हम क्या लेते हैं 22/7 और r क्या हमारे पास 7 है और h की क्या वैल्यू हमारे पास 6 और r की क्या वैल्यू है 7। तो इस तरह से रखने पर हमारे पास क्या आएगा, ये 44 आएगा और ये 13 आ जाएगा। और तो इस तरह से
इनकी गुणा करने पर हमारे पास आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आया है? ये आया है बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल आया हमारे पास 572 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप 13.1 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं 13.1 प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 पर। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 13.1 प्रश्नावली का इसके हल पर चर्चा करते हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है? देखिए, घनाकार ब्लॉक की भुजा दी गई है। क्या दिया गया है? घनाकार ब्लॉक की भुजा हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये घनाकार जो ब्लॉक दिया गया है उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है इस तरह से कि अर्धगोले का जो वृत्ताकार भाग है वो इसके ऊपर रखा गया है और घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। और अब ध्यान से देखिए, ये जो व्यास है अर्धगोले का ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। क्योंकि गोला जो है वो बड़े से बड़ा पूछा गया है कि बड़े से बड़ा अर्धगोला कितना बड़ा रखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम गोला रखेंगे इसके ऊपर तो ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? ये भी क्या है? ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो यहां से भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से जो सर्कल बनेगा यूं भी ये जो यहां से इससे लेकर ये भी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या जो कितनी आएगी? ये 7/2 आ जाएगी। और ये गोला इसकी पूरी छत के ऊपर रखा हुआ है इस बॉक्स की। अब क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया है कि बड़े से बड़ा गोला जो कितना बड़ा रखा जा सकता है या कितना बड़े व्यास का गोला रखा जा सकता है, तो अर्धगोलाकार बड़े से बड़े भाग का व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या क्या आ जाएगी? भाग की त्रिज्या कितनी आएगी? ये 7 सेंटीमीटर है व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2। फिर देख लीजिए एक बार ध्यान से, यहाँ ये एक पूरा सर्कल है। ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका अर्धगोले का हेमिस्फेयर का सर्कुलर पार्ट है जो कि इसकी छत के ऊपर रखा हुआ है और वो यहाँ भी इस भुजा को भी छू रहा है, इस भुजा को यहाँ पर छू रहा है, इस भुजा को यहाँ पर, और जो पीछे वाली भुजा है उसको भी टच कर रहा है ये जो सर्कुलर पार्ट है। तो डायमीटर जो है, व्यास जो है कितना सेंटीमीटर का होगा? 7 सेंटीमीटर का। और रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर की हाफ होती है तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, देखिए ध्यान से। अब हम एक बार इसको पूरे को देखते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर कौन सा भाग इस घनाकार ब्लॉक के साथ अटैच है, वृत्ताकार भाग। तो जो वृत्ताकार भाग अटैच है इसके साथ, उसका तो पृष्ठ होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो यहां चिपक चुका है। पृष्ठ कहाँ है उसका तो पृष्ठ है ही नहीं। और घनाकार ब्लॉक में से भी उस वृत्ताकार भाग का पृष्ठ खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो घनाकार ब्लॉक का पूरे का क्षेत्रफल निकाल के संपूर्ण का, और उसमें से अगर इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा दिया जाए और ये जो अर्धगोलाकार भाग है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए, ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये वाला, ये जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर देखिए एक बार ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब यहां पर जो पेंच फंसा हुआ है उसको सोल्व करते हैं। मतलब अर्धगोला कैसे रखा हुआ है घन के ऊपर, जो ये घनाकार ब्लॉक है इसके ऊपर कैसे रखा हुआ है और किस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर कौन सा जुड़ेगा और कौन सा घटाया जाएगा। आइए इसको एक मॉडल की सहायता से समझते हैं। अब आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो एक घनाकार ब्लॉक का ऊपरी सिरा है, जिसकी ये घनाकार है। मतलब घनाकार ब्लॉक का ऊपरी सिरा क्या होता है, वर्गाकार। प्रत्येक पृष्ठ जो है घनाकार आकृति का या ब्लॉक का, या कह सकते हैं आप यहाँ पर अगर एक कमरे का उदाहरण लें तो अगर कमरा घनाकार है तो उसकी सभी पृष्ठ जो हैं वो वर्गाकार होंगे और लंबाई चौड़ाई भुजा बराबर होगी। तो इस तरह से देखिए हमने ये ऊपरी पृष्ठ लिया है, हमने एक ऊपरी पृष्ठ लिया है घनाकार का, जहां पर हमें गोला जो है वो अध्यारोपित करना है, रखना है। तो ये देखिए ये यहां से यहां भी 7 सेंटीमीटर है और यहां से यहां भी क्या है 7 सेंटीमीटर है, यहां भी क्या है 7 सेंटीमीटर है, और मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है 7 सेंटीमीटर है। ये एक वर्ग है। और प्रत्येक घनाकार ब्लॉक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, वर्ग होता है। मैं इसको बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारा जो गोला है वो इसी के ऊपर अध्यारोपित होना है, टिकना है। अब आइए ये हमारे पास एक गोला है जिसका ये जो है वो वृत्ताकार भाग है। ध्यान से देखिए ये वृत्ताकार भाग है, ये देखिए ये अर्धगोला है और ये इसका वृत्ताकार भाग है। ये वृत्ताकार भाग की तरफ से इसके ऊपर टिका हुआ है। वृत्ताकार भाग की त्रिज्या जो है वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि गोला अर्धगोला यहां से लेकर और यहां तक टिका हुआ है, इधर यहां से लेकर और यहां तक टिका हुआ है। तो इस तरह से जब हम इसको इसके ऊपर रखते हैं, इस तरह से देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमने इस तरह से रखा है और इस तरह से रखने से देखिए ये बिल्कुल व्यास जो है इस गोले का, अर्धगोले का व्यास जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और इस तरह से भी व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अगर हम घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो अब ये दो इसका अर्धगोले का और घनाकार ब्लॉक का जो पृष्ठ चिपक गया है वो तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो पृष्ठ ही नहीं रहा जब इस अर्धगोले ने उसको अध्यारोपित कर लिया, घेर लिया। अब वो पृष्ठ नहीं है हमारे पास। पृष्ठ कौन सा है, जो इसका ये भाग बच गया है, ये भाग जो है ये पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। और किसका निकालना पड़ेगा, इस गोले का, अर्धगोले का। अर्धगोले का कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि संपूर्ण में तो सर्कुलर भाग का भी आएगा। अब सर्कुलर भाग इसका बचा ही नहीं है। तो इस तरह से जब हम पूरे इस घनाकार ब्लॉक का अर्धगोले समेत निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अगर हम
घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को उसमें जोड़ दें और जो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल इस घनाकार ब्लॉक में ऐड हो चुका है, हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला उसका, वो घटा दें वृत्ताकार भाग का, तो इस भाग का क्षेत्रफल हमारे पास रह जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा और घनाकार ब्लॉक का जो हमारे पास पृष्ठ बचे हैं उन सब का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हम इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पूरे ठोस का, तो क्या आ जाएगा, घनाकार भाग का ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए हमने इसका संपूर्ण पृष्ठीय निकाल लिया, मतलब इस वृत्त समेत, जो ये वृत्त है ना, वृत्ताकार भाग है अर्धगोले का, उसके समेत निकाल लिया हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या जोड़ेंगे इसमें, इसका अर्धगोले का अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या घटाएंगे, इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। क्या घटा देंगे यहां पर, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटाया जाएगा यहां पर, क्योंकि ये अब पृष्ठ नहीं है, हमें पृष्ठ का निकालना है, तो अब ये पृष्ठ नहीं है। पृष्ठ क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसका वृत्ताकार पृष्ठ है अर्धगोले का, वो इसकी छत के ऊपर चिपक चुका है, तो इसलिए पृष्ठ जो ये जो रेड दिखाई दे रहा है आपको, ये पृष्ठ बचा हुआ है और इसका हमने संपूर्ण निकाल लिया घनाकार ब्लॉक का। अब संपूर्ण में से अगर वृत्ताकार भाग का घटा देंगे तो जो घनाकार ब्लॉक का क्षेत्र बचा हुआ है, पृष्ठ बचा हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए आगे करते हैं। अब घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार ब्लॉक का वो आएगा 6a²। ए क्या है यहां पर, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा, 2πr²। आर क्या है यहां पर, त्रिज्या, और घटेगा क्या, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इस तरह से अब हमारे पास क्या आएगा, 6a², और ये घटने के बाद क्या आ जाएगा, πr²। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर, मीन्स भुजा 6a²। पाई क्या है हमारे पास, पाई है 22/7, और r² मीन्स 7/2 और 7/2। तो इस तरह से ये कैंसिल हो गया, तो कुल कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बने हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इस तरह से आप 13.1 का 4th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आइए प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 9 पर चर्चा करते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है,
दोनों तरफ से बेलन में से अर्धगोलाकार निकाले गए हैं। आइए अब चर्चा करते हैं 13.1 के 9th क्वेश्चन पर। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि बेलनाकार ठोस लकड़ी का एक गुटका है और उसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार जो है वो आकृति खोदकर निकाल दी गई है, खुरच कर निकाल दी गई है। यहाँ से इस तरह से ये पूरा अर्धगोला निकाला गया है खुरच के, और ये भी निकाला गया है। बेलन की ऊंचाई जो दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है, मीन्स हाइट ऑफ बेलन। तो इस तरह से आधार की त्रिज्या क्या दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ में कौन कौन से पृष्ठ आएंगे, तो देखिए ध्यान से समझिए। इसके अर्धगोलाकार जो सिरे हैं उनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि ये तो निकाल दिया गया, यहां से खुरच के इस लकड़ी के गुटके में से यहां तक खुरच दिया गया है, तो ये हिस्सा हो गया। और यहां पर भी खुरचा गया, तो ये हिस्सा भी हमें जो है पृष्ठ आएगा हमारा, और एक पृष्ठ यहाँ ये बनेगा। ये तो हो गए दोनों अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब और कौन सा बाकी बचा पृष्ठ, अब पृष्ठ बच गया बेलनाकार भाग का, और बेलनाकार भाग का पृष्ठ कौन सा बचा है, ध्यान से समझिए। वो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा है, ये वाला, ये जो सारा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब इस पूरे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा, तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोलाकार भागों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए इसको एक मॉडल की सहायता से भी समझते हैं कि कौन कौन से पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक बेलनाकार लकड़ी का गुटका आप इसको मान सकते हैं, और उस लकड़ी के गुटके में से इस तरह से यूं खुरच के यहां से ये अर्धगोला निकाला गया है, और इसी तरह से इसके दूसरी तरफ से अर्धगोला निकाला गया है। अब देखिए पृष्ठ कौन कौन से बने हैं। ये एक पृष्ठ है, ये इस अर्धगोले का कौन सा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। इस अर्धगोले का क्या कौन सा पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है। तो अगर हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बेलन के ऊपर आइए, ये देखिए बेलन को देखिए ध्यान से, इसका भी कौन सा पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है बेलन का भी। तो इस तरह से बेलन का भी वक्र पृष्ठ निकालेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, अब दूसरी तरफ जो है इसी तरह से ये बिल्कुल सेम है दूसरी तरफ, और इसका भी क्या निकलेगा, इस भाग का भी क्या निकलेगा, ये भी एक पृष्ठ है, इसका भी क्या निकलेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। और इसी तरह से दूसरी तरफ दोनों तरफ का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का भी क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आइए अब वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। जो वस्तु हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए अभी हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
अब इनका सबका जोड़ जो है वो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। अब यहां पर हमारे पास सारी चीजें हैं, रेडियस भी है और हाइट भी है, इसको निकालते हैं। चलिए ये आ जाएगा 4πr² प्लस 2πrh। अब इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो क्या आ जाएगा 2πr कॉमन आ जाएगा और यहां पर रह जाएगा, यहां पर क्या बचेगा 2r प्लस और यहां पर क्या बचेगा h। अब हम r और h की वैल्यू रखते हैं, रेडियस की और हाइट की वैल्यू रख देते हैं। तो 2 गुणा पाई का मान क्या होता है 22/7, क्या लेना है इसमें 22/7 लेना है क्योंकि हमें दिया नहीं है। और रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5, तो 3.5 और 2r मीन्स 2 गुणा 3.5 क्या हो जाएगा 7 प्लस और h क्या है हमारे पास h है 10। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0.5 रह जाएगा। और जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे ये ध्यान रखना ये 7 कैसे आया है, 2r है यहाँ पर, r क्या है 3.5 सेंटीमीटर और इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 44, 22 दूनी 44 गुणा में 10.5 और गुणा में ये कितना हो जाएगा 10 और 7 17। तो इस तरह से जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आया हमारे पास, ये आया है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वस्तु हमारे सामने है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारे पास 374 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम 13.1 का 9th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आइए जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उस पर चर्चा करते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 सेंटीमीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। आइए अब 13.1 के 7वें क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 13.1 का 7वां क्वेश्चन, जिसमें अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, दिया गया है कि एक तंबू है और उसका ऊपरी सिरा जो है वो शंकुआकार का है और निचला सिरा जो है वो बेलनाकार है। तो उसमें लगे कैनवस का क्षेत्रफल हमें निकालना है पहले। अब ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला पृष्ठ है वो एक शंकुआकार पृष्ठ है और नीचे वाला क्या है एक बेलनाकार पृष्ठ है। तो इस तरह से तंबू जो है, तंबू किस किस भाग के मिलने से बना है, शंकुआकार भाग, जमा बेलनाकार भाग। इस तरह से जो तंबू है
हमारे सामने वो दो भागों से मिलकर बना है। ये शंक्वाकार भाग है और ये क्या है, बेलनाकार भाग है। अब और क्या दिया गया है हमें कि बेलनाकार भाग का व्यास दिया गया है। देखिए, बेलनाकार भाग का व्यास दिया गया हमें 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या निकल आएगी, 2 सेंटीमीटर, व्यास का आधा हो जाएगा। और बेलनाकार भाग की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह से ये बिल्कुल सेम है दोनों के। इसका बेलनाकार भाग का ऊपरी सिरा और शंक्वाकार भाग का निचला सिरा दोनों एक ही साइज का वृत्त है। तो इस तरह से यहां पर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी क्या आ जाएगी हमारे पास, ये भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। हो सकता है यहां दिखाई ना दे रहा हो तो यहां लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। ये शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी, ये भी क्या है, ये भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब और क्या दिया गया हमें दिया गया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी गई है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर। आप इसको h कह सकते हैं। ये रेडियस r है, ये भी क्या है, r है। और इस तरह से दूसरा हमें क्या दिया गया है, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई। शंकु आकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L क्या दी गई हमें, 2.8 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई होती है, 2.8 सेंटीमीटर ये हमें तिर्यक ऊंचाई दी गई है। अब हमें निकालना क्या है, इस तंबू को बनाने में जो कपड़ा लगा हुआ है, जो कैनवस लगा हुआ है, उसका एरिया हमें निकालना है। तो देखिए, तंबू का में कपड़ा कहां पर लगा हुआ है, ये जो शंकु है, शंकु के वक्र पृष्ठ पर कपड़ा लगा हुआ है, जो हमने नीला भाग किया है। और इसी तरह से जो बेलन है, नीचे बेलनाकार भाग है या बेलनाकार पृष्ठ है, उसके भी वक्र पृष्ठ पर ही कपड़ा लगा हुआ है, क्योंकि नीचे कपड़ा नहीं लगता है तंबू में। और बीच में कोई भी पृष्ठ नहीं है, क्योंकि शंकु और बेलन जो है जुड़ चुके हैं। आइए इसको एक मॉडल की सहायता से स्पष्ट करते हैं कि कैसे जुड़े हुए हैं। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो एक बेलनाकार है, एक बेलन है, और दूसरा शंकु आकार का एक ठोस हमने कागज से बनाया हुआ है। अब इनको कैसे तंबू बनाया जाएगा इनसे, या इनको कैसे जोड़ना है, देखिए इस तरह से ये बेलनाकार भाग है, नीचे का जो तंबू का कैसा भाग है, बेलनाकार भाग है। और ऊपर जो है इसके ऊपर शंकु आकार भाग जुड़ा हुआ है। इस तरह से मैं आपको साफ साफ स्पष्ट दिखा रहा हूं, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये देखिए यूं जुड़ा हुआ है। अब ये जो बेलनाकार भाग है, इसका जो ऊपरी पृष्ठ है वो भी शंक्वाकार भाग में एडजस्ट हो गया, और शंक्वाकार भाग का निचला जो पृष्ठ है, इस तरह से ये दोनों पृष्ठ यहां से मिल गए हैं। अब यहां कोई पृष्ठ बचा नहीं है, यहां पर कोई भी पृष्ठ बचा नहीं है। अब ये दोनों जुड़ गए हैं। इस तरह से जो एक टेंट बना है, एक तंबू बना है, उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, या उस कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है जो इस तंबू को बनाने में लगा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, शंकु का कौन सा भाग पर कपड़ा लगा हुआ है, शंकु के वक्र पृष्ठ पर कपड़ा लगा हुआ है, यहां से यहां तक। ये जो भाग है, हरा जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वक्र पृष्ठ है, और इस वक्र पृष्ठ पर
कपड़ा लगा हुआ है। और इसी तरह से बेलनाकार भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बेलनाकार भाग के ऊपर भी कहाँ लगा हुआ है, वक्र पृष्ठ पर ही कपड़ा लगा हुआ है। तो अगर हम तंबू का क्षेत्रफल निकालना चाहें, इस तंबू का क्षेत्रफल निकालना चाहें, तो हम दोनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे। देखिए इसमें पूरे तंबू का क्षेत्रफल आ जाएगा या तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, ये जोड़ने के बाद इस तरह से तंबू बन जाएगा और ये इस तरह से स्पष्ट है। अब आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, देखिए ध्यान से समझिए कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा शंकुआकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से दोनों का क्षेत्रफल जोड़ने के बाद हमारे पास तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा या तंबू का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। यहां पर r क्या है, रेडियस है, h क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.1 सेंटीमीटर। और इस तरह से शंकुआकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, πr/l। एल क्या है यहाँ पर, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये रही शंकुआकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 2.8 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो क्या आ जाएगा, πr दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन क्यों निकालते हैं, इससे कंफ्यूज मत होना विद्यार्थियों कि कॉमन बार बार कॉमन निकाला जा रहा है। कॉमन इसलिए निकालते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। अब देखिए πr इसमें भी कैलकुलेट करोगे, गुणा करोगे, और πr इसमें भी, तो πr से एक बार में ही कर लेते हैं। तो इसलिए इनको यहाँ से दोनों से कॉमन पार्ट जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या बचा, 2h प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर l बचेगा। अब इनके जो मान है वो रख दीजिए। पाई का मान क्या है, 22/7। रेडियस क्या है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। और h क्या है हमारे पास, 2.1। तो 2 इंटू 2.1 प्लस यहाँ पर l क्या है हमारे पास, 2.8। ये रहा तिर्यक ऊंचाई, तो 2.8 सेंटीमीटर। इस तरह से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 44/7। और अंदर वाला जो भाग है वो टोटल कैलकुलेट करने के बाद, और ये कंप्लीट कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और ये इससे कैंसिल, यहां पर क्या आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल कितना आया, 44 वर्ग सेंटीमीटर, 44 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें आगे क्या दिया गया है, अब इस कैनवस पर जो खर्च आया है उसका मूल्य हमें निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो कैनवस लगाने की लागत है वो 500 रुपये आई है। तो देखिए हमारे पास ये कैनवस का क्षेत्रफल आ गया है। और अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर या 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कैनवस लगाने की कैनवस का खर्च जो है वो कितना आया है, 500 रुपये आया है 1 सेंटीमीटर पर। अब 1 सेंटीमीटर पर 500 रुपये खर्च आया है, तो हमारे पास एरिया कितना आया है, 44
वर्ग सेंटीमीटर, 44 वर्ग सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कैनवस लगाने का जो खर्च है वो कितना आएगा? वो आ जाएगा 44 गुना में 500 और यह आएगा 22,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 22,000 रुपये। तो इस तरह से कैनवस की लागत हमारे पास कितनी आई? रुपीज 22,000, 22,000 रुपये। तो इस तरह से आप 13.1 का 7वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहता था, इसलिए मैंने मीटर की जगह यहां पर सेंटीमीटर यूज किया है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। अंत में इतनी ही आशा रखता हूं कि जो आज हमने चर्चा की है आप उसका पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।